हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे और यूनिट एंड डायमेंशन का भी ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट और फिर डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का एसआई यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी के एसआई यूनिट के हेल्प से कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट आपको याद रखना है और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हेल्प से ही निकालना है। ओके, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, पहले इसमें देखते हैं कि ये यूनिट होता क्या है। यूनिट होता क्या है, जैसे अगर दुकान गए चावल खरीदने तो चावल का मास मेजर किया जाता है, द्रव्यमान मेजर किया जाता है। तो दुकानदार को बोलेंगे कि 15 केजी, 20 केजी या फिर 25 केजी चावल दीजिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 25 मीटर चावल दीजिए। तो चावल का मास मेजर किया जाता है और मास का यूनिट केजी होता है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। या फिर वायर लेने जाएंगे तो वायर का लेंथ मेजर किया जाता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो दुकानदार को बोलना पड़ेगा 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर वायर दीजिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 केजी वायर दीजिए या 10 केजी वायर दीजिए। लेंथ का यूनिट केजी थोड़ी होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है और मास का केजी होता है। तो जिस किसी चीज का मास मेजर किया जाता है तो उसको केजी में बोलेंगे और लेंथ मेजर करेंगे तो मीटर में बोलेंगे। तो इसी को यूनिट बोलते हैं कि आप जो भी चीज मेजर कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, उस यूनिट में उस क्वांटिटी को बोलिए। ओके ओके, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, ये क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसे हम माप सके, मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके। जितने भी क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, अ क्वांटिटी that can be measured या calculated। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके, माप सके, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में तो बोर्ड भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर पाते हैं, जैसे लेंथ, मास, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी। तो ये सभी
फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा, क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे हंसना या किसी चीज का स्मेल, सेंट, तो सेंट कितना आ रहा है इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि 5 किलो सेंट आ रहा है कि 10 किलो सेंट आ रहा है। सेंट का कोई यूनिट थोड़ी होता है, तो उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई हंस रहा है तो कितना किलो हंसा, तो हंसने का यूनिट केजी नहीं होता है, हंसने का कोई यूनिट ही नहीं है। तो हंसने को हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि 5 मीटर हंसा या 10 मीटर हंसा या 15 केजी हंसा। केजी तो मास का यूनिट होता है और मीटर लेंथ का यूनिट होता है, हंसने का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये जो लाफिंग वर्ड है, हंसना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। लाफ मतलब हंसना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। और जिसको मेजर नहीं कर पाएंगे, माप नहीं पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, मास मेजर कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है केजी। इसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। टू कैलकुलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, we need some standard unit of that quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लेंथ को केजी में नहीं मेजर कर पाएंगे, मास को मीटर में नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि मास का एक स्टैंडर्ड यूनिट है केजी और लेंथ का एक स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। ठीक, तो ये नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं। फंडामेंटल मतलब मूल, मूल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मतलब मूल, मतलब किसी पेड़ का जड़ टहनी पे डिपेंड नहीं करता है, टहनी पेड़ के जड़ पे डिपेंड करता है। इसी तरह से ये जड़ है। फंडामेंटल मतलब मूल। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, फंडामेंटल क्वांटिटी का नंबर 7 है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये आपको याद रखना है। और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके यूनिट के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ क्वांटिटी which is not depends on any other quantity। ऐसा क्वांटिटी
जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आएगा, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का नंबर फिक्स है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, 7। और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। वो चीज भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। फंडामेंटल यूनिट, ये किसको बोलेंगे? यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी is called fundamental यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, इसका एग्जाम्पल है फंडामेंटल यूनिट का मीटर। मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकेंड। वैसे आवर और मिनट भी टाइम का ही यूनिट है, लेकिन एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, ये देख लिए। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, 7 का यूनिट लिखेंगे, एसआई सिस्टम का यूनिट, और 7 का डायमेंशन लिखेंगे जो आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ओके। फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का नंबर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 का यूनिट लिखेंगे और 7 का डायमेंशन लिखेंगे जो आपको याद रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और डायमेंशन। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। इसका एसआई यूनिट मीटर। इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और लेंथ का डायमेंशन होता है ये कैपिटल एल। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, ये। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है मास।
इसका यूनिट होता है किलोग्राम, इसी को केजी बोलते हैं। और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम, ये कैपिटल एम। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है सेकेंड, इसको स्मॉल एस से ऐसे डिनोट करेंगे। और टाइम का डायमेंशन होगा ये कैपिटल टी, कैपिटल टी। चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है और डिग्री सेल्सियस भी है। लेकिन टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो है केल्विन, केल्विन, इसको के से डिनोट करेंगे। और इसका डायमेंशन नहीं होता है केल्विन का, अगर लिखना चाहें तो के लिख सकते हैं, यही। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एसआई सिस्टम का यूनिट एम्पियर, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। और इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन इन तीनों का होता है, लेंथ, मास और टाइम। फिर भी अगर लिखना चाहें तो यही ए यहाँ पे लिख सकते हैं। छठा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। इसका भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन इन्हीं तीनों का होता है, लेंथ, मास, टाइम। फिर भी लिखना चाहें तो ऐसे यहाँ पे CD लिख सकते हैं। और सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं, मोल को। डायमेंशन में लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं, MOL, मोल। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये नंबर ऑफ मोल केमिस्ट्री में, कि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई सिस्टम का यूनिट और इसका डायमेंशन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके अलावा जितना भी क्वांटिटी है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे और उसका यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हेल्प से ही निकालेंगे। ठीक, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, 2 यूनिट और है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, एंगल वाला, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। टू सप्लीमेंट्री यूनिट, पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो ये एंगल सब इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो ये एंगल सब प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब प्लेन एंगल ही तो है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, ठीक। लेकिन हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, तो डिग्री एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है। एंगल, प्लेन एंगल के लिए एसआई सिस्टम का यूनिट रेडियन है। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, या थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच। जितने डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, वो डिग्री वाला एंगल यहां पे पुट करेंगे थीटा के जगह पे, ये रेडियन में आ जाएगा। जैसे 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 180 इंटू 60, पाई बाय 180 इंटू 60। तो 0 से 0 कटा और 6 से ये 18, 6 3 18, तो पाई बाय 3। तो 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं यहाँ से। 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, तो 30 डिग्री यहाँ पे रखिए, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो 0 से 0 कटेगा और 3 से ये 18, 3 छक्के 18, तो ये आया पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। और 90 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखिए, तो पाई बाय 180 इंटू 90, 0 से 0 कटा, 9 दूना 18, तो पाई बाय 2, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये एक अच्छा सा रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच। और एसआई सिस्टम में एंगल का यूनिट रेडियन होता है, डिग्री नहीं। ओके, तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। जितने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो उतना डिग्री यहाँ पे रख देना है, बाकी ये कैलकुलेट होके जो आएगा वो रेडियन में आएगा। प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क, और इस सर्कुलर आर्क का सेंटर यहाँ पे है, तो ये रेडियस होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, थीटा डिग्री। तो इस आर्क का लेंथ कितना होता है, इस आर्क का लेंथ आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ये जो आर्क लेंथ होता है ना, थीटा एंगल बनने पे सेंटर पे, ये आर्क लेंथ होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
ये 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे 360 रखिए थीटा के जगह पे, तो ये आएगा 360 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 360, तो 0 से 0 कटा, 18 से ये 36, 18 दूना 36, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ऐसा। तो यहाँ पे हम इस 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, तो L बराबर मिलेगा थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कटेगा और L बराबर आर थीटा, L बराबर आर थीटा। और इस आर्क लेंथ के लिए यहाँ पे इस एंगल को रखना है, यहाँ पे, और इस एंगल को रेडियन में रखना है यहाँ पे। अगर ये एंगल डिग्री में यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में यहाँ पे नहीं रखना है, रेडियन में। थीटा पुट इन रेडियन, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल है 30 डिग्री और इसका रेडियस है 14 मीटर, तो बताओ ये आर्क लेंथ कितना होगा। तो आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला है, रेडियस और एंगल पता होना चाहिए, तो आर्क लेंथ बराबर रेडियस 14 मीटर और एंगल, ये एंगल 30 डिग्री, तो इस 30 को यहाँ पे नहीं रखना है, 30 डिग्री में है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे इस एंगल के जगह पे। तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो यहाँ पे 30 रखेंगे, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो 0 से 0 कटा और 3 से ये 18, 3 छक्के 18, तो पाई बाय 6 आया, तो यहाँ पे पाई बाय 6 रखना है, पाई बाय 6, तो ये आएगा 14 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और ये 6 पहले से नीचे में है, तो ये 6, तो 7 से कटेगा ये 7 दूना 14, 2 से कटेगा ये 6, 2 तिया 6, तो ये आया 22/3 मीटर, 22/3 मीटर आया ये आर्क लेंथ। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्लेन एंगल समझ में आया होगा। आइए अगला सप्लीमेंट्री यूनिट देखते हैं, सॉलिड एंगल। इसमें ये रिलेशन और L बराबर आर थीटा, इस आर्क लेंथ के लिए आर थीटा, ये और ये ध्यान रखना है। बस सप्लीमेंट्री यूनिट, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तो हम लोग देख लिए, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। तो देखिए इस सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, इस तरह का कोई शेप है, इस तरह का, इस तरह का कोई शेप है, यहाँ पे एक सरफेस है ऊपर में, इसको कोन शेप बोला जाता है, ऐसे। ये 3D फिगर है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे।
कौन शेप बोलते हैं, जैसे जोकर का टोपी होता है वो वाला शेप है। और यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मान लेते हैं ए है, एरिया ए है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस एरिया पे जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ ये मान लेते हैं आर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा वो 3D में एक एंगल बनेगा। इसी 3D एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। इस तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे है सरफेस, ये साइड वाला भी एक वॉल की तरह है, सरफेस की तरह है, ऐसे ऐसे सरफेस की तरह है। तो यहाँ पे जो 3D में एक एंगल बना इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल बराबर होता है, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर देखने पे जितना एरिया दिख जाए, इस सरफेस का जो एरिया दिख जाए वो वाला एरिया, और डिवाइडेड बाय इस पॉइंट से इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये आर, इसका स्क्वायर यहाँ पे नीचे में आएगा। ये होता है सॉलिड एंगल। ओके, और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, इसको शॉर्ट में STR लिख देते हैं, स्टेरेडियन। ठीक, इस पे भी चाहें तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, इस पे भी चाहें तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ये एरिया (36 मीटर स्क्वायर है, और इस पॉइंट से इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लेंथ है, ये R 3 मीटर है। तो बताइए ये सॉलिड एंगल यहाँ पे कितना बना। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है, A/R²। तो A है 36 और बाय R स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 9 से इसको कट करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 क्या, 4 kg मीटर या लीटर क्या। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, और सॉलिड एंगल निकाले हैं यहाँ पे, तो नंबर के आगे सॉलिड एंगल का यूनिट भी लगाना पड़ेगा। जैसे मास मेजर करते हैं तो केजी लिखते हैं, इसी तरह से सॉलिड एंगल मेजर किए हैं तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पे स्टेरेडियन आएगा, STR, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल इक्वल टू 4 स्टेरेडियन। ओके ओके, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। इसको छापना है सॉलिड एंगल को, वीडियो को पॉज करके छापना है। ही छापिएगा नहीं तो रिकॉल कैसे करिएगा दूसरे टाइम पे। सॉलिड एंगल एरिया बाय R², ये मान लीजिए कि हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर, आधा गोला, और इसका रेडियस है R, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठ के अगर इधर से लेके इधर तक सरफेस देखें तो पूरे सरफेस का कितना एरिया दिखेगा। ये ऐसे आधा गोला है, आधा गोला, तो पूरे गोले का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो आधे गोले का सरफेस एरिया 2πr² होगा। और इस पॉइंट से सरफेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R है। तो इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनेगा
ये कितना बनेगा, एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा और सॉलिड एंगल आया 2 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन। लेकिन यहीं पे एक चीज देखिए, हेमीस्फेयर के सेंटर पे अगर प्लेन एंगल देखें, अगर प्लेन एंगल देखें तो प्लेन एंगल किसी लाइन पे ऐसे बनता है, किसी भी लाइन पे एक तरफ जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, ये 90 और ये 90, तो 90 + 90 180। तो इस लाइन पे, इस हेमीस्फेयर के सेंटर पे जो प्लेन एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। यहां पे जो प्लेन एंगल बनेगा थीटा, प्लेन एंगल ये 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 180 रखिए, तो 180 से 180 कटेगा और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आएगा, और वैसे भी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई रेडियन आएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि हेमीस्फेयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है ये 2 पाई होता है, और हेमीस्फेयर के सेंटर पे जो प्लेन एंगल होता है ये पाई रेडियन होता है। हेमीस्फेयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल 2 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल पाई रेडियन। ओके ओके ओके, डन डन डन। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आया होगा। इसको नोट कीजिए, सॉलिड एंगल को, जो क्वेश्चन किए हैं उसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इसको मिटाते हैं, अब डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट निकालना सीखते हैं। यूं ही कट जाएगी सफर साथ जाएगी, मंजिल आएगी नजर साथ जाएगी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। A quantity which is depends on fundamental quantity, ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना भी क्वांटिटी है सब डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। इसके एग्जांपल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। ईटीसी लिख देते हैं, ईटीसी मतलब इत्यादि, और भी हो सकता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का तो कमी नहीं है।
और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो इसका यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड करता है। इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट्स यूनिट डिपेंड, ये क्वांटिटी खुद फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इसका यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड करेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही इसका यूनिट बनेगा। ओके ओके ओके। आइए अब डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीखते हैं। ये नोट करना है, ये नोट करना है। इसको वापस लिख देते हैं क्योंकि इसका यूनिट निकालना है ना इन सब का। एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर और भी बहुत सारा है। तो आइए शुरू करते हैं स्पीड के यूनिट से। तो स्पीड का एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये पढ़े होंगे 9th में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को v से डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे देखिए, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये मीटर और सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, और डिस्टेंस भी लेंथ होता है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है ये स्पीड, इसलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही मिलके बनेगा। तो डिस्टेंस का यूनिट, अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर को m से डिनोट करते हैं, और नीचे में टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड होगा स्पीड का यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट बाय टाइम का यूनिट इक्वल टू स्पीड का यूनिट। तो ध्यान से देखिए, ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना स्पीड का यूनिट। स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड का यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही मिलके बनेगा। ओके ओके ओके। अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाहें स्पीड का डायमेंशन, तो क्या लिखें? आप लोग अभी अभी देखे हैं लेंथ का डायमेंशन L था, मास का डायमेंशन कैपिटल M और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ये डायमेंशन था। तो मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और इसका डायमेंशन कैपिटल M। मास का यूनिट kg और इसका डायमेंशन कैपिटल M। टाइम का यूनिट सेकेंड और इसका डायमेंशन कैपिटल T। तो मीटर के सामने डायमेंशन है L, तो लिखेंगे L, और बाय सेकेंड के सामने डायमेंशन है T, तो लिखेंगे कैपिटल T। लेकिन बुक वाला ऐसे नहीं लिखता है, इस T को भी ऊपर में लिखता है। तो जब कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे में T का पावर है +1
तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1, तो इसको लिखा जाएगा LT-1 ऐसा। तो ये है स्पीड का डायमेंशन। ओके ओके, इस पे और भी क्वेश्चन लेंगे, पर प्रोसेस यही रहेगा कि जिसका डायमेंशन और यूनिट आपको निकालना है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला लिखिए, और उस फॉर्मूले में जिसका यूनिट या डायमेंशन निकालना है उसके अलावा जो क्वांटिटी होगा उसका यूनिट पता होना चाहिए। ठीक, अभी देखिए करके दिखाते हैं। आप लोग 9th में पढ़े होंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही टाइम है ये। ओके, तो अब देखिए ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए 5 kg प्लस 3 kg बराबर 8 kg। 8 kg 5 kg माइनस 3 kg बराबर 5 माइनस 3 2 kg। 5 kg प्लस 3 मीटर बराबर क्या? 5 kg प्लस 3 मीटर बराबर क्या? हाँ, या फिर 5 kg माइनस 3 मीटर बराबर क्या? केजी में मीटर को जोड़ना है। 5 kg चावल प्लस 3 मीटर वायर बराबर कितना? तो कुछ भी नहीं। अरे लेंथ में मास थोड़ी जुड़ेगा, या फिर मास में से लेंथ नहीं घट सकता है। मास में लेंथ जुड़ भी नहीं सकता और मास में से लेंथ घट भी नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हम यहां से ये सीखे कि सेम यूनिट वाले में ही सेम यूनिट वाला जुड़ेगा, और सेम यूनिट वाले में से ही सेम यूनिट वाला घटेगा। और सेम यूनिट वाले को जोड़ेंगे या फिर सेम यूनिट वाले में से सेम यूनिट वाले को घटाएंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा। यहाँ पे देखिए केजी और केजी को जोड़े हैं तो केजी मिला है, केजी में से केजी को घटाए हैं तो केजी मिला है, और केजी में मीटर जुड़ेगा ही नहीं, केजी में से मीटर घटेगा भी नहीं, तो ये इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है, अभी अभी हम देखे थे स्पीड का यूनिट मीटर बाय सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर बाय सेकेंड ही होता है। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। सेम यूनिट वाले में से सेम यूनिट वाला घट सकता है, तो 10 में से 5 और जो यूनिट इसका वही यूनिट इसका, और वही यूनिट इसमें से इसको घटाने से जो मिला है उसका यूनिट भी यही होगा, मीटर बाय सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो v का यूनिट होगा वही u का यूनिट होगा, क्योंकि v में से u घट रहा है, तो सेम यूनिट वाला ही घट सकता है एक दूसरे में से, और इसमें से इसको घटाने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी वही मिलेगा जो इसका होगा और इसका होगा। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। अभी अभी स्पीड का यूनिट हम लोग देखे हैं, तो स्पीड का यूनिट जो होता है वही होगा इस v का यूनिट और u का यूनिट, और इसमें से इसको घटाएंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो v का होगा और u का होगा। तो u और v का है मीटर बाय सेकेंड।
तो v माइनस यू का भी होगा मीटर बाई सेकेंड। और नीचे में एक टाइम और है यहाँ पे, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, मीटर बाई सेकेंड इंटू फिर से सेकेंड, क्योंकि नीचे में एक टाइम और है तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो नीचे में सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होगा एक्सीलरेशन का यूनिट। अगर कोई एक्सीलरेशन का यूनिट पूछे तो बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन पूछे तो मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल और नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल टी और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। लेकिन बुक वाला ऐसे नहीं लिखता है, बुक वाला ऊपरे में लिखता है सब कुछ। तो टी का पावर नीचे में +2 है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो एल टी -2 ये है एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ओके ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, फोर्स का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। फोर्स का यूनिट और डायमेंशन, थम के बरस ओ जरा थम के बरस मेरे महबूब आने वाले हैं, तीर से पहुंची मुझ पे बरसेगा वो थम के बरस। फोर्स का यूनिट निकालना है, तो फोर्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला जरूर याद होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े हैं, F बराबर ma, 9th क्लास का ही बोल रहा हूं, F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और अभी अभी हम लोग देखे थे एक्सीलरेशन का जो यूनिट आया था ये मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर आया था, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर आया था। तो अब यहां से देखिए, फोर्स का यूनिट मान लीजिए नहीं पता, पर मास का तो पता है ना, मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट मिलेगा, मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये है फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नेम है न्यूटन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन बोलिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए, दोनों एक ही बात है। ओके, यहां पे हम लिखे थे लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट दिख रहा है यहाँ पे, और यूनिट को देख के ही डायमेंशन लिखते हैं, यूनिट को देख के ही डायमेंशन लिखेंगे। तो केजी मास का यूनिट है, तो मास का डायमेंशन कैपिटल एम। यह है मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। और नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, और सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये है फोर्स का डायमेंशन। लेकिन बुक वाला इस टी को ऊपर में लिखता है, तो हम भी ऊपर कर देंगे, पावर नीचे में प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा mLT-2। ये है फोर्स का डायमेंशन। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि
कि फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर भी होता है और इसी का दूसरा नेम न्यूटन है। तो फोर्स का यूनिट अगर किसी को न्यूटन याद है लेकिन न्यूटन किस चीज को बोलते हैं ये याद नहीं है, तो आप ध्यान से सोचिए, तो वो आदमी डायमेंशन नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये डायमेंशन हम इसको देख के लिखे हैं, इसको देख के नहीं लिखे हैं डायमेंशन, इसको देख के लिखे हैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, लेकिन न्यूटन किस चीज को बोलते हैं ये पता होना चाहिए, तभी हम फोर्स का डायमेंशन लिख पाएंगे। ओके ओके ओके। अब डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट पता है और वॉल्यूम का यूनिट, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का यूनिट निकाल लेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है L और विड्थ है B, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, लेंथ हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और विड्थ का यूनिट भी मीटर होगा, क्योंकि विड्थ भी हम लोग मीटरे में मेजर करते हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर और विड्थ का यूनिट भी मीटर, तो स्क्वायर नहीं होगा, मीटर होगा विड्थ का यूनिट। तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, तो ये होगा एरिया का यूनिट। ओके, डायमेंशन लिखना चाहें तो एरिया का डायमेंशन होगा, एरिया का डायमेंशन मीटर, मीटर 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 के सामने है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल, और मीटर पे स्क्वायर है तो एल पे पावर 2, L2 होता है एरिया का डायमेंशन। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट देखते हैं। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये टॉप वाला और बॉटम वाला एरिया A है और इसका हाइट है H, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बराबर होता है ये वाला एरिया इंटू हाइट। ये सिलेंडर 3D फिगर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बॉटम वाला एरिया इंटू हाइट, तो बॉटम वाला एरिया है A और हाइट है H। तो यहाँ से वॉल्यूम का यूनिट अगर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं एरिया का यूनिट इंटू हाइट का यूनिट। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू हाइट का यूनिट, तो हाइट भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं क्योंकि हाइट भी तो एक लेंथ ही है, तो हाइट का यूनिट भी मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट आया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो कैपिटल L का पावर 3, ये होता है वॉल्यूम का डायमेंशन। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूबॉइड है, इसका ये लेंथ है L, विड्थ है B और हाइट है H, हाइट है H। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां से भी वॉल्यूम का यूनिट अगर देखें तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट
विड्थ भी हम लोग मीटरे में मेजर करते हैं, विड्थ भी एक तरह का लेंथ ही है। और इसी तरह से हाइट भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, हाइट एक तरह का लेंथ ही है। तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर और हाइट का यूनिट भी मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट आएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ये होगा वॉल्यूम का यूनिट। और वॉल्यूम का यही यूनिट यहाँ से भी दिख रहा है, तो कहीं भी वॉल्यूम निकालिए यूनिट तो मीटर क्यूब ही आने वाला है और डायमेंशन L3। ठीक, तो अब इसको मिटा रहे हैं, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ, मास, टाइम। अब देखिए डेंसिटी का यूनिट, तो डेंसिटी का यूनिट बराबर होगा मास का यूनिट बाय वॉल्यूम का यूनिट। तो मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट अभी अभी देखे हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये होगा डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें, इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो केजी का डायमेंशन कैपिटल M और नीचे में मीटर है तो मीटर का कैपिटल L और इस पे पावर 3 है तो कैपिटल L पे पावर 3 और ये बराबर M, L का पावर 3 ऊपर जाएगा तो L का पावर -3। ये आएगा डेंसिटी का डायमेंशन। ओके ओके, तो डेंसिटी देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, एरिया देख लिए, प्रेशर देखते हैं। प्रेशर, फोर्स का यूनिट आपको पता होगा, फोर्स का फॉर्मूला MA, तो इसका यूनिट होगा मास का केजी और एक्सीलरेशन का मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट देखते हैं क्या आता है। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का कोई फॉर्मूला, प्रेशर बराबर, यस, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर का यूनिट नहीं पता लेकिन फोर्स का यूनिट पता है और एरिया का यूनिट भी पता है, तो प्रेशर का यूनिट भी मिल जाएगा। प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, MA होता है ना, तो केजी और A का मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे में है एरिया तो नीचे में मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो ये आएगा केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये है प्रेशर का यूनिट। ओके, अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाहें प्रेशर का, तो प्रेशर का डायमेंशन आएगा केजी का कैपिटल M बाय मीटर का कैपिटल L और सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड का कैपिटल T और इस पे स्क्वायर है तो कैपिटल T का पावर 2। लेकिन LT2 को ऊपर ले जाना है, बुक वाला ऐसे नहीं लिखता है, तो ये आएगा M
L को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में पावर +1 है तो ऊपर में पावर हो जाएगा -1। T2 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा पावर -2 में, T-2। ये है प्रेशर का डायमेंशन। ओके, और प्रेशर का जो ये यूनिट है kg/m², इसका एक दूसरा नेम है पास्कल। ये तो प्रेशर का अगर यूनिट कोई पूछे तो kg/m² बोलेंगे, या फिर इसी का एक दूसरा नेम है पास्कल। पास्कल का मतलब यही होता है kg/m²। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इसका कोई डायमेंशन पूछेगा प्रेशर का, तो प्रेशर का ये यूनिट याद होना चाहिए, क्योंकि इसको देख के हम डायमेंशन लिखे हैं। प्रेशर का ये यूनिट किसी को पता है और ये पता नहीं है, तो फिर वो प्रेशर का डायमेंशन कैसे लिखेगा? प्रेशर का डायमेंशन यहाँ से थोड़ी लिखे हैं पास्कल को देख के, इसको देख के लिखे हैं। तो पास्कल किस चीज को बोलते हैं वो पता होना चाहिए, तभी उसका डायमेंशन लिख पाएंगे। ओके ओके ओके, डन डन डन, प्रेशर आ गया। आइए एक छोटी छोटी चीज और देख लेते हैं, इसको नोट करना है ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी में आया था, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट और करंट का यूनिट एम्पियर। तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो, इसी को करंट बोलते हैं। करंट इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज फ्लो, कि वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो क्रॉस सेक्शन से फॉलो होने वाला चार्ज और उस चार्ज को फॉलो होने में कितना टाइम लगा, इस टाइम का रेशियो अगर निकालें, चार्ज फ्लो बाय टाइम। ये वायर है, ये क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ से Q चार्ज फ्लो हुआ, और Q चार्ज को फ्लो होने में इस क्रॉस सेक्शन से टाइम लगा T। तो इस वायर में जो करंट होगा, ये करंट होगा Q/T, चार्ज फ्लो बाय टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये है करंट। तो यहाँ से Q बराबर आएगा I × T, करंट × टाइम। तो चार्ज का यूनिट नहीं पता, लेकिन करंट का यूनिट पता है, एम्पियर। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट। और टाइम का यूनिट भी पता है, सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट भी लिख पाएंगे, एम्पियर सेकेंड। और इसका एक दूसरा नेम भी है, कूलम्ब। इसको C बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं कूलम्ब को। तो चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड बोलिए या कूलम्ब बोलिए, दोनों एक ही बात है। कूलम्ब का मतलब यही, एम्पियर सेकेंड। ओके, इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो एम्पियर का तो एम्पियर ही होगा, ए ही होगा, और सेकेंड का डायमेंशन T। ये होता है इसका डायमेंशन। ओके ओके ओके, आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और रे। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला। ये दो मास है m1 और m2, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है r। तो इन दोनों मास के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है G m1 m2/r²। यहाँ पे ये G
यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, तो इस g का यूनिट निकालना है। क्वेश्चन यही है कि फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, ये है क्वेश्चन। ओके, तो यहां से G बराबर क्या आएगा ये लिखिए। यहां पे नीचे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो G m1 m2 G m1 m2 बराबर FR स्क्वायर। तो यहां से G बराबर FR स्क्वायर बाय m1 m2। अब यहां पे देखिए G का यूनिट नहीं पता, लेकिन ये F फोर्स है तो फोर्स का यूनिट तो पता है। ये R लेंथ है, लेंथ का यूनिट भी पता है मीटर, और ये m1 m2 मास है तो मास का यूनिट भी यहाँ पे ऐसे ही आएगा kg इंटू kg। तो G का यूनिट मिलेगा फोर्स का यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला NA, तो इसका यूनिट होगा kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। m का kg और a का मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और r स्क्वायर, तो r का यूनिट मीटर और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाय मास का यूनिट kg और एक मास और है तो फिर से kg। तो ये आया G का यूनिट, यहाँ पे kg से kg कटेगा और ये मिलेगा G का यूनिट मिलेगा ऊपर में मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, और नीचे में kg इंटू सेकेंड स्क्वायर, kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहें, मीटर का डायमेंशन कैपिटल L और मीटर पे पावर 3 है, कैपिटल L पे पावर 3 डिवाइडेड बाय kg। मास का डायमेंशन कैपिटल M और ये सेकेंड है तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T और सेकेंड पे स्क्वायर है तो कैपिटल T पे स्क्वायर बराबर L का पावर 3, और M और T को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे में M का पावर +1 है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो M का पावर -1। नीचे में T का पावर +2 है, ऊपर में लिखेंगे तो T का पावर -2। ये है इस G का डायमेंशन। ठीक, इसको देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। G का डायमेंशन अक्सर पूछा जाता है। यहां पे एक चीज और देख लेते हैं, G का यूनिट है ये G का यूनिट है। G का यूनिट हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन और इस R का यूनिट, R लेंथ है तो R का यूनिट मीटर और इस पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाय नीचे में मास इंटू मास है तो मास का यूनिट kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी G का यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। लेकिन G के इस यूनिट को देख के हम डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें न्यूटन है, इसलिए G के इस यूनिट को देख के हम डायमेंशन लिखे हैं यहाँ पे। ओके डन। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। अब इन्हीं दोनों का डायमेंशन देखते हैं क्या आता है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े हैं। पहला प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट रेडियन, और दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब इन्हीं दोनों का डायमेंशन देखते हैं। प्लेन एंगल में हम लोग देखे थे कि ये एक सर्कुलर आर्क है, इसका सेंटर यहां पे है, तो ये रेडियस, और ये एंगल थीटा है, और इस आर्क का जो लेंथ है ये एल है। तो आर थीटा और एल में एक रिलेशन था ऐसा, एल इक्वल टू आर थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल बाय आर। तो अब यहां पे देखिए प्लेन एंगल का डायमेंशन होगा एल का डायमेंशन बाय आर का डायमेंशन, तो एल यहाँ पे लेंथ है, इस आर्क का लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल बाय ये आर रेडियस है, तो इसको भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो ये भी एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन भी कैपिटल एल, यूनिट मीटर तो डायमेंशन कैपिटल एल। तो यहाँ पे एल से एल कटा, डायमेंशन से डायमेंशन कट गया, और ये प्लेन एंगल डायमेंशन लेस हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। सॉलिड एंगल देखते हैं। ये मान लीजिए एक कोन शेप है, यहाँ पे एक सरफेस है, इसका एरिया ए है, और इस पॉइंट से इस सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर लेंथ आर है। तो यहाँ पे 3D में एक एंगल बनेगा, इसी 3 डायमेंशनल एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल बराबर कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं, ये एरिया यहाँ से ऊपर देखने पे जो परपेंडिकुलर एरिया दिख गया, ये एरिया बाय इसी आर का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे देखिए एरिया का डायमेंशन कैपिटल एल का स्क्वायर, अभी देखे भी हैं हम लोग, और बाय नीचे में आर है, तो ये आर भी लेंथ है, इसका यूनिट मीटर होता है, तो इसका डायमेंशन भी कैपिटल एल होगा, और इस पे स्क्वायर है तो कैपिटल एल पे स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, डायमेंशन से डायमेंशन कटा, और ये सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। तो सॉलिड एंगल का भी यूनिट तो होता है स्टेरेडियन, लेकिन इस पे डायमेंशन नहीं होता, ये सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। ठीक, इस पे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है सॉलिड एंगल के ऊपर, इसके डायमेंशन के ऊपर। ठीक, तो इसको समझ गए, इसको मिटाते हैं। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों का यूनिट होता है, पर दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। ला 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 कट जाएगी सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर सा। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करता है। और सॉलिड एंगल का तो डायमेंशन होता नहीं है, सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब उस चारों ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस है, वही सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करेगा। सॉलिड एंगल ये डायमेंशन लेस होता है, इसका 4 ऑप्शन है। पहला है स्ट्रेस एंड
सॉरी स्ट्रेस नहीं है, पहला है स्ट्रेन एंड आर्क, स्ट्रेन एंड आर्क। दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेस। तीसरा है स्ट्रेन एंड प्लेन एंगल। और चौथा है स्ट्रेस एंड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो अब देखिए इसमें न्यू वर्ड आ गया है स्ट्रेस और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, ये भी वेलोसिटी है और ये आर लेंथ है, तो ये डायमेंशन लेस नहीं होता है। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, और प्रेशर बराबर भी फोर्स बाय एरिया होता है, पर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीज है, भले ही इसका फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही होता है। तो फोर्स बाय एरिया भी डायमेंशन लेस नहीं होगा। फोर्स का यूनिट या डायमेंशन ml/t-2 और एरिया का डायमेंशन L/2 तो डायमेंशन से डायमेंशन नहीं कटेगा यहाँ पे, ये स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होगा। स्ट्रेन बराबर होता है, ये एक वायर है, मान लीजिए इसका लेंथ L0 है और इसको खींच दिए दोनों तरफ से, तो इसका लेंथ हो गया L'। तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में चेंज कितना आया, तो फाइनल लेंथ L' और इनिशियल लेंथ L0, तो यही है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ L0। इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा L बाय L, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लेंथ में से लेंथ को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ लेंथ ही मिलेगा, तो उसका यूनिट मीटर होगा और डायमेंशन L होगा, और नीचे में भी L है तो इसका यूनिट भी मीटर और डायमेंशन कैपिटल L। तो इसका डायमेंशन कैपिटल L और इसका डायमेंशन भी कैपिटल L, तो यहाँ पे डायमेंशन से डायमेंशन कटेगा और ये स्ट्रेन डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस है, वही सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करेगा, क्योंकि सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है और ये आर्क डायमेंशन लेस नहीं होता है। ये आर रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो इसी को बोलते हैं आर्क। तो इस आर्क का तो यूनिट होता है मीटर, इस आर्क लेंथ का यूनिट होता है मीटर और डायमेंशन भी होगा कैपिटल L। तो ये आर्क डायमेंशन लेस नहीं होता है, तो ये सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच नहीं करेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेस, तो इस सेकेंड नंबर ऑप्शन में स्ट्रेस आ गया और स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होता है, स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होता है, तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन भी सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेन एंड एंगल, तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है और प्लेन एंगल भी अभी अभी हम लोग देखे हैं डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच कर रहा है। सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस, स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस और प्लेन एंगल भी डायमेंशन लेस, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंसर। 4 नंबर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे स्ट्रेस है और स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच नहीं करेगा। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2024 का है, ये क्वेश्चन नीट 2024 का है। ठीक, तो देख रहे हैं सॉलिड एंगल के डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको ठीक से समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
जब इतना देख लिए तो एनर्जी का भी यूनिट देख ही लेते हैं। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे ये भी बॉडी का स्पीड है और ये m बॉडी का मास है। अगर कोई 2 kg का बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ इंटू दो इंटू स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 2 कटेगा तो काइनेटिक एनर्जी आया 16। तो 16 क्या केजी की मीटर की लीटर, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट पता होना चाहिए ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट देखिए यहीं से मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट इसके फॉर्मूला से ही मिल जाएगा। यूनिट में इस 1/2 का कोई रोल नहीं होता है। किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर होता है उस नंबर का यूनिट या डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट इस मास और स्पीड पे डिपेंड करेगा। मास का यूनिट केजी और स्पीड का यूनिट मीटर बाई सेकेंड, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, तो यह आया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो डायमेंशन आएगा केजी का कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L और इस पे पावर 2 है तो L पे पावर 2, और सेकेंड का कैपिटल T तो नीचे में आएगा कैपिटल T का पावर 2, उसको ऊपर में लिखेंगे तो कैपिटल T का पावर -2। ये सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल T, तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ही डायमेंशन नहीं है, ये किसी भी एनर्जी का डायमेंशन यही आएगा। किसी भी एनर्जी का डायमेंशन यही आएगा और किसी भी एनर्जी का यूनिट यही आएगा। ये एनर्जी का यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं, किसी भी एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन यही होगा। एनर्जी के इस यूनिट का एक दूसरा नेम है जूल। ठीक, एनर्जी के यूनिट का दूसरा नेम जूल का मतलब यही होता है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यही बात है, फिर से वही बात कि अगर डायमेंशन लिखना है तो ये पता होना चाहिए, जूल से काम नहीं चलेगा। जूल किस चीज को बोलते हैं ये चीज पता होना चाहिए, तब हम इसका डायमेंशन लिख पाएंगे। ओके, तो एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन याद नहीं रखना है, बस निकालने का प्रोसेस ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक न्यू कंसेप्ट देखते हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो उन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा, और उन दोनों क्वांटिटी के जुड़ने या घटने से, उन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने से या एक दूसरे में से सबट्रैक्ट करने से जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा। ऐसे देखे थे 5 kg + 3 kg बराबर 8 kg, 5 kg + 3 मीटर बराबर क्या? तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि केजी में मीटर ऐड नहीं हो सकता है। तो सेम यूनिट वाला सेम यूनिट वाले में ऐड भी हो सकता है और सेम यूनिट वाले में से घट भी सकता है, और जोड़ने या घटाने से जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के इक्वल मिलेगा। ओके, इस पे
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए और प्लस या माइनस बी, अगर ए में बी जुड़ रहा है या फिर ए में से बी घट रहा है तो इन दोनों को जोड़ने से या इसमें से इसको घटाने से जो मिल रहा है वो है, मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे एक चीज फाइनल है कि जो यूनिट ए का होगा वही यूनिट बी का होगा, और इन दोनों को जुड़ने या घटने से जो क्वांटिटी मिला इसका यूनिट भी वही होगा जो इसका होगा और इसका होगा। kg प्लस माइनस kg बराबर kg। 5 में 3 जोड़िए तो 8 और 5 में से 3 घटाइए तो 2 kg। तो दो क्वांटिटी को जोड़ने या घटाने से जो मिलता है उसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ बी और यूनिट ऑफ सी, ये तीनों इक्वल होगा। फिर से हम यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी नहीं लिखे हैं। ए का यूनिट, बी का यूनिट और सी का यूनिट बराबर लिखे हैं। यूनिट तीनों का बराबर है, नंबर थोड़ी बराबर है। 5 और 3 और 8, ये 5 बराबर 3 बराबर 8 थोड़ी है, नंबर बराबर नहीं है, यूनिट बराबर है। तो ए का यूनिट, बी का यूनिट और सी का यूनिट बराबर है ये। ओके, आइए अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस क्यू टी, यू प्लस क्यू टी। ये v यहाँ पे वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है और ये t टाइम है। तो टाइम का यूनिट सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाई सेकेंड और q का यूनिट फाइंड करना है, q का यूनिट फाइंड करना है। तो इसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज फाइनल है कि जो यूनिट v का होगा वही u का होगा और वही qt का होगा, क्योंकि u और qt ऐड हो रहा है। तो qt का यूनिट, u का यूनिट और v का यूनिट सेम होगा। तो v का यूनिट मीटर बाई सेकेंड और qt का यूनिट, q का यूनिट निकालना है, नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और टाइम का यूनिट सेकेंड, और ये दोनों बराबर होंगे। qt का यूनिट और v का यूनिट बराबर होंगे, या फिर qt का यूनिट और u का यूनिट, तो u का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही है। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा। तो यहाँ से q का यूनिट मिलेगा मीटर और ये सेकेंड यहाँ पे आएगा, इस सेकेंड से गुना हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये आया q का यूनिट। अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो ये आएगा मीटर का कैपिटल L और नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको ऊपर करेंगे तो सेकेंड का डायमेंशन t, तो t का पावर -2, ये आएगा इस q का डायमेंशन। अब ध्यान से देखिए, ये मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता था? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता था? एक्सीलरेशन का। इसका मतलब ये क्यू एक्सीलरेशन है। क्योंकि क्यू का यूनिट मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर आया है और मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, इसलिए ये क्यू एक्सीलरेशन है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा होता है, ये आप लोग देखे भी होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, और यहाँ पे ये a एक्सीलरेशन होता है। तो यूनिट या फिर डायमेंशन के हेल्प से हम लोग किसी इक्वेशन में अगर एक क्वांटिटी के बारे में नहीं पता और बाकी सब क्वांटिटी पता है, तो जिस क्वांटिटी के बारे में नहीं पता वो क्वांटिटी कौन है ये भी पता लगा सकते हैं इस यूनिट के हेल्प से। इस तरह से यूनिट निकालेंगे और यूनिट क्या आया ये देख के ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कौन है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है या कौन है।
आइए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी। ये एंड है, एंड ए एन डी, एंड ऐसे लिखते हैं हम। ओके, ए और बी का यूनिट फाइंड करना है, तो फिर से यही लगाएंगे। यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये P और a बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, इसका मतलब P का यूनिट और a बाई वी स्क्वायर का यूनिट बराबर होगा। P यहाँ पे प्रेशर है, P यहाँ पे प्रेशर है, P प्रेशर है और ये V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब पता है आपको भी। प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, प्रेशर का यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कटेगा और ये आएगा केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमको ए और बी का यूनिट निकालना है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहां से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ प्रेशर बराबर यूनिट ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। इन दोनों का यूनिट सेम होगा क्योंकि दोनों जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो सेम यूनिट वाला ही तो ऐड होता है। तो यूनिट ऑफ पी बराबर यूनिट ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। तो पी का यूनिट केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ए बाय वी स्क्वायर का यूनिट, तो ए का यूनिट नहीं पता, निकालना है, तो ए ऐसे ही रहेगा और नीचे में वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और इस पे स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा ए का यूनिट, ए बराबर ये मीटर का पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये आएगा, और ये मीटर का पावर 6 यहाँ पे आएगा केजी के साथ गुना में, तो ए बराबर मिलेगा केजी मीटर का पावर 6 बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, यहाँ पे मीटर का पावर 5 रह जाएगा, तो ए का यूनिट मिला केजी मीटर का पावर 5 बाय सेकेंड स्क्वायर। ये है ए का यूनिट। और डायमेंशन, 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 केजी का कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल का पावर 5 और नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड का टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -2। ये है ए का डायमेंशन। तो ए का यूनिट निकालने के लिए बस हम इसका यूज किए, इधर गए भी नहीं, तो ये थ्योरी अच्छा है। यहां से बी का यूनिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, तो बी और भी एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। तो जिन क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है वही एक दूसरे में से घटता है। इसका मतलब बी का यूनिट वही होगा जो भी का यूनिट होगा, है कि नहीं। भी और बी एक दूसरे में से घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों का यूनिट सेम होगा, क्योंकि सेम यूनिट वाला ही जुड़ता है और घटता भी है। तो जो बी का यूनिट होगा वही भी का यूनिट होगा, और भी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब
तो बी का यूनिट भी मीटर क्यूब होगा। बी का यूनिट मीटर क्यूब होगा और इसका डायमेंशन L3 होगा। अब यहां से एक काम करते हैं, इस R का यूनिट भी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। R का यूनिट, जब इतना कर लिए, A और B का यूनिट निकाल लिए, तो R का यूनिट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थ्योरी कहता है कि A का यूनिट और B का यूनिट सेम होगा अगर दो क्वांटिटी जुड़ रहा है तो, और इन दोनों के जुड़ने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के यूनिट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर में ये जुड़ रहा है तो इसका यूनिट भी वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, और इन दोनों को जोड़ने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। यहाँ पे A का यूनिट और C का यूनिट बराबर है ना, तो प्रेशर में अगर किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट भी प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा। तो इस पूरे का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा, और प्रेशर का यूनिट kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट आएगा kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटेगा और जो मिलेगा वो भी वॉल्यूम ही मिलेगा, तो इसका यूनिट और इसमें से इसको घटाने से जो यूनिट मिलेगा उसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के यूनिट के बराबर होगा। इसका मतलब V माइनस बी का यूनिट वही होगा जो वॉल्यूम का यूनिट होता है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इंटू मीटर क्यूब बराबर R का यूनिट नहीं पता और T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। ये तो फंडामेंटल यूनिट में आता है केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। तो T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अब यहाँ से देखिए, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कटेगा तो मीटर का पावर 2 बचेगा, तो R का यूनिट मिला, ये केल्विन नीचे में आएगा इधर, तो kg मीटर स्क्वायर बाय केल्विन सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर बाय केल्विन सेकेंड स्क्वायर, केल्विन सेकेंड स्क्वायर, ये मिला R का यूनिट। ओके ओके ओके, समझ में आया? डन। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। यहाँ पे ये F फोर्स है और T टाइम है। फोर्स का यूनिट F बराबर ma, m का kg और a का मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये फोर्स का ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा गया है 4 वो ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यूनिट लेस होगा। ऑप्शन नंबर पहला है अल्फा बीटा टी, दूसरा ऑप्शन है अल्फा बीटा बाई टी, तीसरा ऑप्शन है बीटा टी बाय अल्फा, और चौथा ऑप्शन है अल्फा टी बाय बीटा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूनिट लेस होगा, किस ऑप्शन में यूनिट नहीं होगा? तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा का यूनिट निकालते हैं, तो इसी का यूज करेंगे। इसका यहाँ पे F का यूनिट, अल्फा टी स्क्वायर का यूनिट और बीटा टी का यूनिट सेम होगा इसके अकॉर्डिंग। तो F का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर,
केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा टी स्क्वायर का यूनिट, तो अल्फा का यूनिट निकालना है, नहीं पता, और टी टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड, और इस पे स्क्वायर है तो सेकेंड पे स्क्वायर, ये तो इसका यूनिट बराबर इसका यूनिट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से अल्फा का यूनिट मिलेगा, अल्फा बराबर ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर पहले से है तो सेकेंड का पावर 4 हो जाएगा। तो अल्फा का यूनिट मिला केजी मीटर बाय सेकेंड का पावर 4। ओके, अब बीटा का यूनिट देखते हैं। तो बीटा का यूनिट, बीटा टी का यूनिट फोर्स के यूनिट के इक्वल होगा, या फिर बीटा टी का यूनिट अल्फा टी स्क्वायर के यूनिट के इक्वल भी होगा। तो यहाँ से इसका यूनिट और इसका यूनिट इक्वल करते हैं और बीटा का यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और बीटा टी का यूनिट बीटा का नहीं पता और टी का पता है सेकेंड, ये, और ये दोनों यूनिट इक्वल होगा, इसका यूनिट बराबर इसका यूनिट। तो यहाँ से बीटा का यूनिट मिलेगा, ये सेकेंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो सेकेंड का पावर 3 होगा, केजी मीटर बाय सेकेंड का पावर 3। तो ये मिला बीटा का यूनिट और ये मिला अल्फा का यूनिट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा बीटा इंटू टी का यूनिट क्या होगा। तो अल्फा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड 4, और बीटा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड क्यूब, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहाँ से देखिए, एगो सेकेंड से एगो सेकेंड यहाँ पे कटेगा, सेकेंड का स्क्वायर बचेगा, और ये आएगा केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड का पावर 4 और यहाँ पे 2, तो सेकेंड का पावर 6, ये मिला इसका यूनिट। तो ये क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं है, इसका यूनिट है ये। अगला चेक करते हैं कौन यूनिटलेस होगा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो केजी मीटर बाय सेकेंड 4 अल्फा का यूनिट, और बीटा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड क्यूब, और बाई में टाइम का यूनिट है तो बाई में 1 बाई टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड का पावर 4 + 3 7 + 1 8, ये मिला इसका यूनिट। तो ये भी यूनिटलेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। बीटा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड क्यूब, केजी मीटर बाय सेकेंड क्यूब, और टाइम का यूनिट सेकेंड, और बाय अल्फा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड का पावर 4, केजी मीटर और बाय सेकेंड का पावर 4, तो इस बाय को ऊपर में लिखते हैं, सेकेंड का पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, केजी से केजी कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, और सेकेंड क्यूब से यहाँ पे इस 4 को कट करेंगे तो 1 सेकेंड बच जाएगा, तो ये सेकेंड स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट आया। बीटा टी बाय अल्फा भी यूनिटलेस नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक क्या करना, यही यूनिटलेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरह का दे दिया है और पूछा गया है कि बताओ इन चारों में से कौन यूनिटलेस होगा। तो इस 3 को तो हम चेक कर लिए, ये यूनिटलेस नहीं है, इसका मतलब चौथा जो होगा वही तो यूनिटलेस होगा। फिर भी इसको हम करके देखते हैं। अल्फा टी का यूनिट, तो अल्फा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड 4 इंटू टाइम का यूनिट सेकेंड, और फिर बाय में बीटा का यूनिट, बीटा का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड क्यूब, तो यहाँ पे बाय सेकेंड क्यूब करेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं सेकेंड क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंड के पावर 4 से सेकेंड का पावर 3 कटेगा,
तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का पावर 4 है नीचे और ऊपर है सेकेंड क्यूब इंटू सेकेंड, तो सेकेंड क्यूब इंटू सेकेंड, सेकेंड का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, इस सेकेंड को भी सेकेंड क्यूब इंटू सेकेंड, सेकेंड का पावर 4, तो सेकेंड के पावर 4 से सेकेंड का पावर 4 कटेगा, केजी से केजी कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं आया, इसका कोई यूनिट नहीं आया, ये यूनिट लेस आया। ओके, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा टी बाई बीटा ये क्वांटिटी यूनिट लेस होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके ओके, डन डन डन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये पहला लेक्चर था। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा, ढंग से समझिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।